हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो किसी भी एसिमेट्रिक कंपाउंड में जो कायरल कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है, और मान लो कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक सिंगल कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो दैट कंपाउंड इज एसेंशियली ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल और एसिमेट्रिक. So you need not to check any kind of symmetry, whether it has center of symmetry, it has plane of symmetry. ऐसा कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे कि सिंगल कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो कायरल होगा ही। लेकिन ना उस कायरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम तब आती है जब दो कंपाउंड को कंपेयर करने को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा कंपाउंड आपको दिया है मैंने, जहाँ पर CH3 ग्रुप को यहाँ पे टॉप पे रखा हुआ है, बॉटम पे हाइड्रोजन को लिया है, राइट। OH ग्रुप को मैंने यहाँ पे लेफ्ट में लिया हुआ है और COOH ग्रुप को मैंने राइट में लिया हुआ है। और अब मैंने आपसे पूछा है कि हाउ दिस टू कंपाउंड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि कंपाउंड 1 एंड 2 कैसे रिलेटेड है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं? क्या ये एनेंसियोमर्स हैं? किस तरह का रिलेशन इन दोनों का आपस में होगा, इसका पता आप तभी लगा पाओगे जब हमें कंपाउंड फर्स्ट की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का पता हो और कंपाउंड सेकंड में भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का पता हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक और केस लो कि मान लो किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, राइट। और ऐसे दो कायरल सेंटर वाले कंपाउंड को अगर हमें कंपेयर करना है कि वेदर दिस टू आर डायस्टेरोमर्स, एनेंसियोमर्स और सिमिलर कंपाउंड्स, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, तो भी हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इट इज़ बेसिकली अ एक्चुअल स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट अ कायरल सेंटर, राइट। तो कायरल सेंटर के अबाउट में यहाँ पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, और इन चारों ग्रुप की जो अरेंजमेंट होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देगा। और इस सिस्टम को डिज़ाइन किया था, बताया था केन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग ने। इसको CIP सिस्टम भी कहते हैं। और ये सिस्टम DL सिस्टम को रिप्लेस करता है। जो हमने DL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ था, आप लेक्चर में चेक कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में उसका एक लिंक दे दूँगा। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, किस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग को लिख पाएंगे। जैसे मान लो कि कोई लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड में ये R लैक्टिक एसिड होगा या फिर S लैक्टिक एसिड होगा, ये हमें देखना होगा, राइट। ग्लिसरल्डिहाइड है, तो उसमें भी हम इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसका पता लगा सकते हैं। तो RS नोमेनक्लेचर के लिए आपको 2 स्टेप्स देखने होंगे। तो RS नोमेनक्लेचर सिस्टम इन्वॉल्व्स द 2 स्टेप्स। स्टेप 1 इज़ प्रायोरिटी रूल, राइट। जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं ना कायरल सेंटर के अबाउट, उसमें हमें प्रायोरिटी सेट करना होता है 1, 2, 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल। इसकी बात मैं भी करूँगा थोड़ी देर में। और सेकंड स्टेप होता है कन्वर्जन रूल। तो कन्वर्जन रूल में आपको क्या करना होता है कि आप हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ मूव करते हो, राइट। हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ मूव करते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर असाइनिंग द प्रायोरिटीज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू द कायरल कार्बन, द मॉलिक्यूल इज इमेजिन्ड टू बी ओरिएंटेड सो दैट द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी ये फ्लाइंग वेज के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाना होता है। और अरेंजमेंट में जो मूवमेंट हमारा होगा प्रायोरिटी वाइज, वो हम 1 to 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे। यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आप अलग कर दो तो 3 ग्रुप बचेंगे। इन 3 ग्रुप की प्रायोरिटी जो हमने डिसाइड करी थी 1, 2 एंड 3, तो 1, 2 और 3 की तरफ मूव करेंगे। अगर 1 to 3 के मूव करते समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आता है तो हम उसे R कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आता है तो उसे हम S कह देंगे। R यहाँ पे वर्ड रेक्टस से आया है, जिसका मतलब होता है राइट, राइट या फिर क्लॉकवाइज। और S यहाँ पे सिनिस्टर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ को क्या किया है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि इसको वैज से दिखाया है, राइट। तभी हम 1, 2, 3 को इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश में ही दिया हुआ है। सॉरी, मैंने इसे वैज कहा था, वो डैश में ही दिया हुआ है। तो फिर आप क्या करोगे, तो इसके लिए हमें एक गोल्डन स्टेटमेंट देखना होगा। और गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन के हॉरिजॉन्टल में हो, तो फिर क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग R की जगह पे S कह देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को S की जगह पे R कह देंगे। ऐसा कब होगा, जब कभी भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे होगा। तो इन दोनों में हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन वर्टिकल पे है, तो यहाँ पे सीक्वेंस रूल को हम चेंज नहीं करेंगे
और इन 2 केसेस में जहाँ पे हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, यहाँ पे सीक्वेंस रूल को चेंज कर देंगे। तो गोल्डन रूल क्या होता है, इफ हाइड्रोजन और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल इन फ्यूचर प्रोजेक्शन, याद रखेंगे, देन कन्वर्जन रूल रिवर्सेस, यानी एस का आर हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा। तो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन इज असाइंड एज एस। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते कैसे हैं, तभी तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जो फर्स्ट कार्बन लिंक है कायरल कार्बन से, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन लिंक है यहाँ पे एक कार्बन लिंक है, और यहाँ पे कार्बन लिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिंक है, तो उसका आप एटॉमिक मास देख लो। तो फर्स्ट एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कार्बन या फिर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो इसको मैं प्रायोरिटी 1 कर दूंगा, राइट। अब इन 2 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स में आप देखोगे CH2Br में और CH2CH3 में कि जो कार्बन है वो सेम है दोनों में, पहला लिंकिंग एटम सेम है। तो फिर हम सेकंड एटम को देखते हैं। तो सेकंड एटम कार्बन से इस वाले में CH3 लगा हुआ है, यानी कार्बन लगा हुआ है, और सेकंड वाले में कार्बन से Br लगा हुआ है, राइट। तो Br का मास कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी 3 होगी, और हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी 4th पे चला गया। अब यहाँ से रोटेशन करके देखते हैं कि हमें डायरेक्शन क्या मिलता है, 1 से 2 की तरफ आएंगे और 2 से 3 की तरफ जाएंगे, तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट। और हाइड्रोजन हमारा कहाँ है, वर्टिकल पे है, यानी सीक्वेंस रूल रिवर्स नहीं होगा। और हॉरिजॉन्टल के लिए क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, आर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आर हो गई। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई। फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन वाला सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा और CH3 थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा। तो आप 1 से 2 की तरफ मूव करो और 2 से 3 की तरफ मूव करो। तो 1 से हम 2 की तरफ आ गए और 2 से 3 की तरफ आ गए, राइट। तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं अब भी, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो रिवर्स हो जाएगा। क्लॉकवाइज का लिखेंगे एस। तो फर्स्ट कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन है आर और सेकंड कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन है एस। प्रायोरिटी को डिसाइड करते समय मैंने क्या रूल लिखा है उसको भी नोट कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम डायरेक्टली जॉइंट टू द कार्बन, राइट। सेकंड है कि वेयर 2 और मोर ऑफ द एटम्स कनेक्टेड टू द एसिमेट्रिक कार्बन आर द सेम, द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेकंड एटम डिटरमाइंस द ऑर्डर। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन के बाद कार्बन अटैच है और कार्बन के बाद Br अटैच है, तो Br की वजह से प्रायोरिटी CH3 से ज़्यादा आ गई Br की, ठीक है। और थर्ड रूल कहता है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो दैट आर काउंटेड एज इफ दे वर स्प्लिट इनटू 2 और 3 सिंगल बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि डबल बॉन्ड को हम लोग मान लेंगे कि कार्बन कार्बन 2 बार सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, और ट्रिपल बॉन्ड को मानेंगे 3 बार लगा हुआ है। इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। मैं एक और एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, राइट। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इस तरह से, ये कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है, देन यू हैव CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। फिर यहाँ पे मैंने लिया है Br और यहाँ पे लिया है आयोडीन, ये ठीक है। तो या फिर इसको एक ग्रुप को हाइड्रोजन लिख देते हैं, जैसे कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का हमें पता चल जाए। अब देखो Br का एटॉमिक मास कार्बन से ज़्यादा होगा, तो ये टॉप प्रायोरिटी पे है। अब यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन मास तो सेम ही है, लेकिन एक में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल 3 बार आएगा CC सिंगल बॉन्ड, और इसमें 2 बार आएगा, तो 3 बार जो आ रहा है उसकी प्रायोरिटी 2 होगी और इसकी प्रायोरिटी 3 होगी। हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, तो 4th को हमें देखना नहीं है, हमें मूव करना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 की तरफ, राइट, और 2 से 3 की तरफ। तो 1 से 2 की तरफ आ गए और 2 से 3 की तरफ आ गए, कैसे आए, क्लॉकवाइज। लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, राइट, तो रिवर्स हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे, एस। इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, एस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हो। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं, तो 2 कायरल सेंटर के केस में हमें नंबर लिखना होगा। तो अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो तो आप किसी भी साइड से काउंट करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप सेम होगी। तो 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड कार्बन पे पहले देखते हैं। तो सेकंड कार्बन पे आप देखोगे कि OH की प्रायोरिटी टॉप की है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इट्स 1, राइट। और फिर आपका कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और सेकंड वाले कार्बन पे, और इस पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच है, तो COOH 2 प्रायोरिटी पे आएगा और नीचे वाला 3 प्रायोरिटी पे जाएगा। तो 1 से आना है 2 की तरफ और 2 से जाना है 3 की तरफ। कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का R लिखेंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2R। थर्ड कार्बन पे आ जाओ, तो थर्ड कार्बन पे आप O को देखोगे कि OH यहाँ पर 1 प्रायोरिटी पे होगा और COOH यहाँ पे 2 प्रायोरिटी पे होगा। तो 1 से 2 की तरफ आते हैं, 2 से 3 की तरफ जाते हैं। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज।
लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। तो फिर से क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज का R, तो 3 को भी लिखेंगे R, राइट। तो इस तरह से हम लोग डायस्ट्रोमर्स को दिखा सकते हैं कि अगर RR जो है SS के साथ दूसरा कंपाउंड है तो ये एनेंशियोमर हो जाएगा, राइट। और एक कंपाउंड है RR और दूसरा कंपाउंड है RS या फिर SR, राइट। तो इसको हम लोग कह देंगे डायस्ट्रोमर्स। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा एनेंशियोमर्स एंड डायस्ट्रोमर्स का। अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में किसी एक का निकाल लेते हैं जल्दी से। तो मान लो कि मैं इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। तो OH इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, नीचे वाला जो कंप्लीट ग्रुप होगा ये सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा और CH3 थर्ड प्रायोरिटी पे होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, फोर्थ प्रायोरिटी पे है। तो 1 से आते हैं 2 की तरफ और 2 से जाते हैं 3 की तरफ। कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे, S। तो जिस कार्बन को यहाँ पे मैंने कायरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, वो S में आ गया, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे बताया गया था कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे मैंने D को दिखा दिया है। तो उसे आप लोग अपने से दूर की तरफ दिखाओगे, यानी कि डैश से दिखाओगे। ये फ्लाइंग वेज 3 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और इससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। और फिशर प्रोजेक्शन के बाद फिर हम लोग रोटेशन से देखते हैं कि हम हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, लिविंग बिहाइंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। फोर्थ को छोड़ दो आप, तो A से B की तरफ आना है, B से C की तरफ जाना है। और ABCD यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी A की, A के बाद होगी B की, B के बाद होगी C की, और D लोएस्ट प्रायोरिटी का है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाना है। और अगर क्लॉकवाइज आ रहे हैं और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ है, वर्टिकल पे है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे, R, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे, S, ठीक है। इसी की बात हमने अभी की थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसको R लिखा हुआ है। कैसे R लिखा होगा, तो ऑक्सीजन OH की प्रायोरिटी 1 हो गई, CHO की प्रायोरिटी 2 हो गई, और नीचे वाले जितने भी ग्रुप हैं ये थर्ड प्रायोरिटी पे आ गए, क्योंकि CHO में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और बाकी में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो 1 से 2 की तरफ आ गए और 2 से 3 की तरफ आ गए। तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, R, ठीक है। आप रिमेनिंग भी सबके लिए चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए एज अ होमवर्क हो गया। और इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन जो दोनों कार्बन की है, इसको मैं कार्बन 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ और आने वाले लेक्चर्स में आपको डायस्ट्रोमर्स, एनेंशियोमर्स और हाउ टू कन्वर्ट फिशर प्रोजेक्शन इनटू फ्लाइंग वेज और फ्लाइंग वेज इनटू फिशर प्रोजेक्शन, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो क्लास में कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।